हेलो, नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 7th हिस्ट्री अर्थात इतिहास विषय के संदर्भ में अपन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन आपके 9वें अध्याय के महत्वपूर्ण नोट्स एंड जीके की बातचीत कर चुके, जिसकी वीडियो आपको लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट कक्षा 7 हिस्ट्री को ओपन करें और वहाँ पे आपको क्रमानुसार सभी वीडियो देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से अपन आपके 9वें अध्याय क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। 9वां अध्याय है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। चलो 1 बाई 1 करके अपन सारे प्रश्न देखेंगे। ओके। सबसे पहला प्रश्न है कि मुगलकालीन चित्रकला से संबंधित नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। शुरू करें। नीचे आपको कथन दिया है मुगलकालीन जो चित्रकला है उससे संबंधित। तो सबसे पहले अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो प्राथमिक रूप से इतिहास एवं काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। तो अपन ने नोट्स वाली क्लास में भी देखा था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों कथन, यानी तीनों जो राजा है, इन्होंने जो चित्रकार थे उनको सपोर्ट किया, उनको संरक्षण दिया, और वो जो थे उस ज़माने में वहाँ इतिहास और जो काव्य की जो पांडुलिपियाँ होती थी उनमें चित्र बनाने का कार्य करते थे। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो है वो चित्रित किए जाते थे। यस, ये भी कथन सत्य है। अब ये क्यों किए जाते थे? क्योंकि उस जमाने में यही एक्टिविटी होती थी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो डी राइट, सॉरी सी राइट हो जाएगा। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखो प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मछली एवं चावल को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। यस, दिस इज राइट। बंगाली साहित्य एवं स्थापत्य में मछली का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। बिल्कुल मिलता है, ये तो गलत है। बंगाली ब्राह्मणों को मछली को भोजन में शामिल करने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल बाद में अनुमति दी गई। तो इसमें जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, इसमें केवल और केवल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जो कथन 1 है वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, बंगाल एक नदी तट मैदान है, यानी बंगाल एक नदी तटीय मैदान है जहां मछली एवं धान की उपज बहुतायत से होती है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया कि उल्लेख नहीं मिलता है, तो गलत बात है। मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी है उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दृश्य दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को समिष्ट भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों को इस निषेध में ढील दे दी। और एक ग्रंथ है, पुराण है, जिसका नाम है बृहद धर्म, जो बंगाल का एक पुराण है, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है, और जिसके अंदर ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की जो मछलियां हैं वो खाने की अनुमति दी गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है। तो देखो किस तरीके से विचार करेंगे। ओके। बंगाल में स्थानीय देवी देवताएं जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, 18वीं 19वीं सदी में उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। यस, ये बात तो सत्य है। ठीक है। उसके बाद में 18वीं 19वीं सदी में बंगाल के गांवों के स्थानीय लोगों ने मंदिर बनाने की शैली सीख ली थी। तो ये भी सत्य है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें से अपने को देखना है
तो जो आपका तीसरा प्रश्न है उसके अंदर ऑप्शन अपना जो है वो सी राइट हो जाएगा। मंदिर की शैली सीख ली थी, ये उसका कारण है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन ये कारण जो है वो गलत है। ठीक है ना, तो सी सी सही होगा कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है ना, और इसका कारण क्या सही होगा तो अब मैं व्याख्या में बता देता हूँ आपको कि कथन सही है और कारण गलत है। बंगाल में यूरोप के व्यापारी कंपनियां आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए, जिस कारण निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू केसरी, देखो कालू का मतलब होता है तेली और केसरी का मतलब होता है धातु घंटा के कारीगर, इन्होंने ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने विभिन्न स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जो स्थानीय देवी देवता पहले गांव में छान छप्पर वाली झोंपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाने लगी। ये बात ध्यान रखना कि ब्राह्मणों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई तो उनकी मूर्तियां हैं वो मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की झोंपड़ियों की तरह दो चाला यानी दो छतों वाली, ठीक है, और चौसाला यानी चार छतों वाली होती थी। आगे देखो, दो चाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इधर ध्यान दो, इसका संबंध जो है वो बंगाल से है। बंगाल में मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्पर झोंपड़ियों की तरह दो चाला या दो छतों वाली या चौचाला चार छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। आगे देखो प्रश्न संख्या 5, बंगाल में पीर श्रेणी में कौन कौन लोग शामिल है? तो जो बंगाल के अंदर पीर श्रेणी है इसके अंदर कौन लोग शामिल है? तो हिंदू देवी देवता, जीवात्माएं, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी शामिल हो जाएंगे, 5 के अंदर डी हो जाएंगे। और इसका देखो व्याख्या देख लो। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। प्रारंभ में बाहर से आकर बंगाल में बसने वाले लोग यहाँ की अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसे समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। सने और आदर से लोग इन्हें पीर कहते हैं। इस पीर श्रेणी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, शासी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू तथा बौद्ध देवी देवताओं, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है, यानी बंगाल के अंदर बहुत जगह इनकी में देखने को मिलेगी। आगे प्रश्न संख्या 6, बंगाल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न संख्या 6 के अंदर देखो, 16वीं शताब्दी में बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण होने पर उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। नहीं, ये गलत बात है। और मुगल अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। तो कथन 2 है वो बिल्कुल सत्य है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर। व्याख्या देखो, कथन 1 गलत है। बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित होने पर इन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर पर अपनी राजधानी स्थापित की तथा प्रशासन की भाषा फारसी रखी थी। प्रश्न संख्या 7 देखो, बंगाली साहित्य के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो 7वां क्वेश्चन जो है उसके अंदर देखो, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणी भागों में बांटा जाता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी और दूसरी श्रेणी जो थी स्वतंत्र थी। तो ये तो बिल्कुल सत्य है। और बंगाली साहित्य की पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये जो कथन 2 है वो गलत है और अपने को गलत ही चाहिए, यानी असत्य चाहिए। तो अपना जो ऑप्शन राइट होगा वो 2 होगा और इसमें केवल 2 जो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखो, कथन 1 सत्य है,
बंगाली के प्रारंभिक साहित्य दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद जिसको बोला जाता मंगल महाकाव्य, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। कथन दो गलत है, क्योंकि पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई जाती हैं जिनमें या पाई गई हैं जिनमें इंगित किया गया है कि उनकी संरचना किसी काल अवधि में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, जबकि दूसरी श्रेणी की कृतियों में मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता। वे खासकर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां परिणामों का प्रादुर्भाव अपेक्षाकृत कम था। आगे देखो प्रश्न संख्या 8, मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्य कृति है? तो मंगल काव्य जो है वो आपकी बंगाल से संबंधित साहित्यिक कृति है। संस्कृत महाकाव्यों का बंगाली भाषा में किए गए अनुवाद को मंगल काव्य कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ में शुभ यानी मांगलिक कार्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित होते हैं। आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन किन भाषाओं का योगदान रहा है? तो आधुनिक बंगाली भाषा के अंदर किन भाषाओं का योगदान रहा है? तो 9th के अंदर देखो संस्कृत का भी रहा है, फारसी का भी रहा है, जनजातीय भाषा का रहा है, यूरोपीय भाषा का रहा है। तो उपयुक्त सभी यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 9th क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ आप व्याख्या देख सकते हो कि यद्यपि बंगाली भाषा का उद्भव संस्कृत से माना जाता है, पर इसके अलावा के क्रम के अंदर बात करें तो ये कई अवस्थाओं से गुजरी है, और भाषा का निर्माण जो है वो कई अवस्थाओं के गुजरने के बाद ही होता है। पहले देखो भाषाएं फारसी, यूरोपीय भाषाएं सहित अनेक स्रोतों से इसका निर्माण हुआ है। आगे देखो प्रश्न संख्या 10, बंगाली भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो बंगाली भाषा का जो उद्भव है वो आपकी संस्कृत भाषा से हुआ है, और व्याख्या अभी अभी अपन इसमें देख चुके। प्रश्न संख्या 11, चित्रकला की कांगड़ा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से विचार करें। 18वीं सदी के मध्य तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की, उनकी प्रेरणा के स्रोत वैष्णव की परंपराएं थी। यस, 11वें प्रश्न के अंदर ये बिल्कुल सत्य है। कांगड़ा शैली की विशेषता ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों को काव्यात्मक निरूपण था। यस, दिस इज राइट। 11वें में आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, एक और दोनों कथन सत्य है। ठीक है ना, और व्याख्या आप बिल्कुल देख सकते हैं जो कि अपन ने प्रश्न के अंदर देखी थी। 12वां देखो, चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित है? तो ये कांगड़ा जो शैली है वो आपके पहाड़ी लघु चित्रकला से संबंधित है। हिमालय की घाटी, पंजाब, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी इलाकों में विकसित हुई चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितता से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे थे, और जिसके स्वरूप वहां पर उन्होंने कांगड़ा शैली को विकसित किया। आगे देखो प्रश्न संख्या 13, चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पे हुआ? तो 13वें प्रश्न के अंदर आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जो कि अपन ने आपके नोट्स वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से देखा। आधुनिक हिमाचल के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका था। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हुआ, जिसे बहसोली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है, यानी बरसोली शैली के अंदर जो की गई थी वो रसमंजरी थी, और हिमाचल प्रदेश के गिरिपाद के अंदर या फिर तलहटी जो क्षेत्र है यहाँ पे इसका विकास हुआ। 14 देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकला के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े? तो 14वें क्वेश्चन में देखो, मुगलों की चित्रकला कलात्मक रुचियों ने दक्षिण में के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राज दरबारों को प्रभावित किया। यस, मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण दक्षिण भारत एवं राजस्थान के क्षेत्रीय राज्यों ने चित्रकला की अपनी विशिष्ट विशेषताओं को खो दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें केवल जो है वो आपका 14वें के अंदर आपका ओनली फॉर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और व्याख्या आप इसके अंदर देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ चित्रकार मुगल दरबार को छोड़कर नए उभरने वाले ये क्या बात हुई क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के
राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरण का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15 देखो, शेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया है? तो जो शेर शासक थे, इन्होंने अपनी जो लिपि थी इसके अंदर आपकी जो मलयालम भाषा उसका प्रयोग किया, जो कि अपन ने नोट्स की क्लास में देखा कि महोदयपुरम का शेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में जो आज केरल राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है ना, ये केरल राज्य के अंदर स्थित है, का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेख में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। ठीक है। लघु चित्र कला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना। लघु चित्र कला के संबंध में नीचे कौन कौन से अपने को बिंदु दिए वो देख लें। तो देखो, लघु चित्रकला छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़ों या कागज पर चित्रित किया जाता है। यस, दिस इज राइट। सर्वाधिक सुंदर प्राचीन लघु चित्र पूर्वी भारत में पाए गए बौद्ध ग्रंथों को चित्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये कथन गलत है। यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट होगा। और व्याख्या में देख लो कि कथन 2 जो है वह सत्य। प्राचीनतम लघु चित्र है जो ताड़ पत्रों या लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे, और इनमें से सर्वाधिक सुंदर जो चित्र है वो पश्चिमी भारत में पाए गए, जिनमें जैन ग्रंथ के ऊपर इनको चित्रित किया गया था, न कि बौद्ध ग्रंथ। ठीक है। उसके बाद में शास्त्रीय नृत्य और उनके स्थानों के संदर्भ में सूची दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो, सूची 2 से सम्मिलित करो। ये भरतनाट्यम, ये कथकली केरल, उड़ीसा में उड़ीसा, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ए राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। 17वां क्वेश्चन, ऑप्शन इज ए करेक्ट। 16वें भी में ए था ना। ओके। 18वां देखो, कथक मुख्य रूप से किन परंपराओं अर्थात घरानों के मुख्य रूप से फला फूला? तो कौन से घराना? जयपुर घराना, और भोपाल घराना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना। बिल्कुल, जयपुर 1 और 4 कौन से में? इसके अंदर 18 में सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अपने राजस्थान में जयपुर था और लखनऊ में घराना, ये जो था। लखनऊ के अंदर कौन सा था? लखनऊ के अंदर अवध था। ठीक है ना। तो व्याख्या देख लो। देखो, इसके अंदर नृत्य के रूप में विकसित किया गया जयपुर और राज दरबार में, और लखनऊ के अंदर जो अवध है वहाँ, और यहाँ का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण के अंदर ये नृत्य के रूप में उभरा, और उसके बाद में इसको बाद में देश के 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में इसको मान्यता दे दी गई थी। 19वां देखो प्रश्न, कथक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने एवं कहानी सुनाने वाली एक जाति थी। ठीक है। उसके बाद में बात करें, कथककार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। दिस इज करेक्ट आंसर। इसके अंतर्गत सीताराम की पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। यस, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा। ओ वेट 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 अपने इसके अंदर सीताराम के पौराणिक आख्यान, नहीं, सीताराम नहीं था, श्री कृष्ण और वो राधा वाला था। तो इसमें आपका 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन 1 और 2। और इसमें देखो 15वीं 17वीं शताब्दी में देखो ये रहा राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियों को लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 20, व्याख्या कीजिए। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहां आज अधिकांश राजस्थान स्थित है, उसे राजपूताना कहते थे। इससे ये समझा जा सकता है कि वहाँ ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। राजस्थान के राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। 20वां क्वेश्चन, ये क्या चीज़ आ गई? ये पूरा प्रश्न आप चेंज हो गया है। कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के भूभाग से जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा से निकला है और जिसका प्रयोग संस्कृत की भाषा और कहानी से लिया गया है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है बिल्कुल
डफला में डिस्कस चेंज हो गया है सब का सब। आगे देखो 21वां क्वेश्चन, ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे? तो ये तो राजस्थान को कहते हैं। ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग थे? तो जो कहानी और काव्य गीत गाने वाले जो लोग थे वो थे, और ये शूरवीरों की जो स्तुतियां थी उसको वाचन करते थे, चारण भाटों के द्वारा गाई जाती थी वो चीज़। ठीक है। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने जगन्नाथ मंदिर पर अपना स्थानांतरण नियंत्रण स्थापित करना चाहा। ऐसा क्यों? तो मंदिर की धन संपदा, मंदिर का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों पर महत्व के कारण, और मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा उनके शासन को मिलने वाली स्वीकार्यता। तो 23 के अंदर जो है अपना डी ऑप्शन राइट होना चाहिए, लेकिन इसमें बी बता रहा है, तो 2 और 3 इज करेक्ट आंसर। एक करेक्ट क्यों नहीं मैं आपको बता देता हूँ। मंदिर की धन संपदा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। यहाँ आप देखो जो जो जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ, इसमें बी राइट है। ठीक है ना, 23 बी करेक्ट। ठीक है। यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व बढ़ता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामले में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि ये सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में स्वतः ही शासन स्वीकार्य हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखो कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, कौन से कारण है देखो। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु के रूप में मान्यता दी गई। ओके, आज भी जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। यस, कथन एक और कथन दो दोनों सत्य, और ये इसकी सही व्याख्या करता है। पुरी जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये तो उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये विष्णु का पर्यायवाची है। आगे देखो मणिप्रवालम क्या है? मणिप्रवालम एक प्रकार की क्या है? 26 के अंदर ये एक प्रकार की भाषा शैली है, ना कि क्षेत्र शैली। आप गलत ना टेक दो। ठीक है ना। देखो मणिप्रवालम भाषा शैली है। 14वीं शती का एक ग्रंथ लीला तिलकम इसके अंदर लिखा गया था, जिसको एक कहे तो ये व्याकरण काव्य शास्त्र था, और मणिप्रवालम शैली में लिखा गया, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। जो दो भाषाओं से मिलकर, एक तो होता है संस्कृत और दूसरी क्षेत्रीय भाषा से मिलकर बना हुआ होता है, की ओर संकेत करता है। ठीक है ना। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केरल के मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, कि संस्कृति के महाकाव्य पर आधारित है। ठीक है, यस, दिस इज करेक्ट आंसर 27। या और मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति तेलुगु की ऋणी है? नहीं, तेलुगु की नहीं, संस्कृत की ऋणी है। तो ये कथन गलत है, इसमें अपना केवल और केवल ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। 28 देखो, 9वीं शताब्दी के दौरान मलयालम भाषा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है ना। तो शासकों ने शिलालेखों को मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया। यस, दिस इज राइट। यह आधिकारिक रिकॉर्ड में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 28 28 हो गया। 29 देखो, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। यस, दिस इज करेक्ट। इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई। नीचे दिए गए कोड पर व्याख्या कीजिए। नहीं, मलयालम में नहीं कीजिए, इसमें केवल और केवल एक हो जाएगा जो संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है। उड़ीसा के जगन्नाथ संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 के अंदर देखो, इस मंदिर की मुख्य देवता भगवान विष्णु है। यस, राजा अंतवर्मन ने स्वयं को भगवान का प्रतिनिधि घोषित किया था। नहीं, अंतवर्मन ने नहीं किया था, वो तृतीय था ना, उसका क्या नाम है, उसने किया था घोषित। ठीक है ना, अपने आप को तृतीय। तो इसमें केवल और केवल ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, प्रारंभिक महाकाल के दौरान वीरता की राजपूत परंपरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। राजपूत शासक युद्ध में हार का सामना करने के बजाय मृत्यु को चुनते थे। यस, महिलाओं को भी जीवित और मृत्यु दोनों में अपने वीर पतियों का अनुसरण करते हुए दर्शाया गया है। यस, दोनों कथन सत्य है, इसका मतलब सी इज करेक्ट आंसर, जिसको अपन सती प्रथा भी कहते हैं। ठीक है। कथक नृत्य के बारे में निम्नलिखितों पर विचार करें। कथक मूलतः उत्तर भारत के मंदिरों के कथावाचकों की एक जाति थी। ठीक है। यह नृत्य भक्ति आंदोलन के प्रचार के साथ में विकसित हुआ। तो 32 के अंदर भी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है। और अपन बात करें तो राधा कृष्ण की जो भक्ति का मार्ग था उसके अंदर बहुत अत्यधिक ये विकसित हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथक परंपरा या बंगाल घराने में विकसित हुई। दिस इज गलत।
मुगलों के शासनकाल में विशिष्ट शैली वाली नृत्य शैली में कथक विकसित हुआ। यस, बी इज करेक्ट आंसर। 34, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य सही से सुमेलित नहीं है? कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? तो देखो 34 के अंदर जो डी है राइट है। देखो कथकली तमिलनाडु में है, कुचिपुड़ी केरल में, भरतनाट्यम केरल के अंदर। ठीक है, इस समय शास्त्रीय के रूप में जाने वाले नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, 2 नंबर पर कथकली जो कि केरल में, 3 नंबर पर ओडिसी जो कि उड़ीसा में, 4 नंबर पे आपकी कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में, 5 नंबर पे मणिपुरी, 6 नंबर पे कथक, 7 नंबर पे मोहिनी और 8 नंबर पे सतारिया जो कि असम में फेमस है। मध्यकाल की लघु चित्रकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लघु चित्र छोटे आकार के होते थे, वे जो सामान्य रूप से कपड़े या कागज या वाटर कलर में रंगे जाते थे। ठीक है, 35 में इज करेक्ट फर्स्ट आंसर। प्रारंभिक लघु चित्र ताड़ के पत्ते या लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। यस, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट, ओनली फॉर सी इज करेक्ट। हिमाचल प्रदेश की लघु चित्रकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे लोकप्रिय कांगड़ा पेंटिंग भानुदत्त की रास मंजीरी या 36 बैसोली पेंटिंग वैष्णव परंपरा से प्रेरित थी। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प दोनों गलत है। प्लीज करेक्ट आंसर। ओके, 37 लास्ट क्वेश्चन। बंगाली भाषा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांग्ला भाषा संस्कृत से निकली हुई है। यस। चीनी यात्री जोहान हानचुआंग ने देखा कि पूरे भारत में संस्कृत बोली जाती है। यस, दिस इज करेक्ट, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके 9वें अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। आगे अपन 10वें अध्याय की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।